हेलो स्कॉलर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षा के बारे में। दोनों को ही हम इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं वो उनमें से एक हैं विलियम जेम्स और दूसरे हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। अब ये दोनों कौन हैं, इन दोनों को जानने के लिए हमें आगे वीडियो को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्रैग्माटिज्म या प्रयोजनवाद के कुछ अदर नेम्स भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रयोगवाद, नैमित्तिकवाद, फलवाद, व्यावहारिकतावाद, साधनवाद और उपकरणवाद, इन सभी नामों से प्रयोजनवाद को जाना जाता है। प्रयोजनवाद के फॉलोअर्स कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स, इन दोनों को प्रयोजनवाद का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा जॉन डीवी का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है प्रयोजनवाद के अंतर्गत, क्योंकि जॉन डीवी ने ही इनकी विचारधारा को यानी कि प्रयोजनवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। इनके अलावा किलपैट्रिक और शिलर, ये दोनों भी प्रयोजनवादी कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। प्रयोजनवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो देख लेते हैं। प्रैग्माटिज्म जो वर्ड है वो लिया गया है प्रैग्मा से, और प्रैग्मा वर्ड लिया गया है प्रैग्माटिकोस से, ठीक है। और ये दोनों ही वर्ड्स कैसे हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। और प्रैग्माटिकोस वर्ड का मीनिंग क्या है? व्यावहारिकता या उपयोगिता। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो वर्ड बिल्कुल ही अच्छे से याद रखने हैं, एक तो व्यावहारिकता और एक उपयोगिता, क्योंकि इन दोनों पर ही पूरा प्रयोजनवाद डिपेंड करता है और इसका अर्थ भी यही है। प्रयोजनवाद कैसा दर्शन है? ये एक बहुतत्ववादी दर्शन है जो एक से ज़्यादा तत्वों में विश्वास रखता है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे तत्वों में विश्वास रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रकृतिवाद था वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक तत्वों को महत्व देता था, यानी कि सिर्फ एक ही तत्व मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को प्रमुखता देता था। तो ये उसके विपरीत है या उससे अलग है, ये हम कह सकते हैं। प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद का मध्यमार्गी है कौन? प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद ना तो प्रकृतिवाद की तरह बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है या स्वतंत्रता देता है, और ना ही आदर्शवाद की तरह बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इन दोनों का मध्यम मार्गी है, ना तो ज़्यादा अनुशासन में रखना चाहता है बच्चों को और ना ही उन्हें ज़्यादा आज़ादी देना चाहता है। प्रयोजनवाद की विचारधारा मानववाद से अधिक मिलती है, मनुष्य को इसमें अधिक प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इसे मानवतावादी दर्शन भी कहा जाता है। इसके अनुसार यदि किसी मूल्य, विचार, कार्य अथवा सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता है तो वह उत्तम है, अन्यथा नहीं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हमारे लिए तभी उपयुक्त होगी, तभी उत्तम होगी जब उसकी उपयोगिता होगी हमारे जीवन में, ऐसा मानना है प्रयोजनवाद का, ठीक है। फ्रेंड्स, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में लिख दिया है। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा। फ्रेंड्स, प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो आदर्शवाद या फिर प्रकृतिवाद इन लोगों की तरह तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, इनके चक्कर में नहीं पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको महत्व देता है? ये सिर्फ उपयोगिता को महत्व देता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मनुष्य इस धरती पर क्यों है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। ये सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि किसी भी वस्तु या किसी क्रिया की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी विचारधारा को देखते हुए इसकी तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, इन तीनों को ही इसके सिद्धांतों के आधार पर बताया गया है। देखते हैं क्या बताया गया है। यह किसी भी अंतिम सत्य को नहीं मानता, इसका मानना है कि सत्य अभी बन रहा है। सत्य कैसा है? निर्माण अवस्था में है, वो अभी बन रहा है, बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि सत्य पहले से ही निर्धारित नहीं है, वो बदलता रहता है, बार बार बनता है, फिर बिगड़ता है, बनता है, फिर वो मतलब कोई भी चीज़ सत्य होती है, अगले ही पल वो हमारे लिए असत्य भी हो सकती है, ऐसा मानना है प्रयोजनवाद का। प्रयोजनवाद संसार अर्थात ब्रह्मांड, इसकी वस्तुओं एवं क्रियाओं के कारण पर विचार न करके उनकी उपयोगिता पर विचार करता है, ठीक है। तो वो ब्रह्मांड, इसकी वस्तुएं और क्रियाएं, इनके कारण पर विचार नहीं करता कि ये क्यों है, कहाँ से आई हैं,
किस लिए हैं, किस चीज़ से बनी है, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, ना ही इन पर विचार करता है। वो सिर्फ और सिर्फ देखता है कि ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं। ठीक है, यह ब्रह्मांड की रचना के स्थान पर मनुष्य जीवन के वास्तविक पक्ष पर ही विचार करता है। फिर वही बात आ गई है कि मनुष्य को महत्व देता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण इसे मानवतावादी दर्शन भी बोला जाता है। उसके वास्तविक पक्ष पर ये विचार करता है मानव के। इसकी तत्व मीमांसा प्रकृतिवाद के अधिक समीप है। यह आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। जिस प्रकार से प्रकृतिवाद नहीं मानता था, आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं रखता था, उसी प्रकार से ये भी है। इसलिए इसकी तत्व मीमांसा किसके करीब है? प्रकृतिवाद के। याद रखिएगा, ब्रह्मांड के किसी अंतिम सत्य की खोज नहीं करता। ठीक है, प्रयोजनवाद किसी भी अल्टीमेट ट्रूथ को खोजने की कोशिश नहीं करता है। केवल जो हमारे प्रत्यक्ष हैं, हमारे सामने हैं, सिर्फ वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद की शाखाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रयोजनवाद की शाखाओं के बारे में बताया गया है। 4 शाखाएं हैं इसकी: मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, नाम रूपी प्रयोजनवाद और जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। इन चारों ही शाखाओं ने प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा को अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त किया है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को सत्य कहने के लिए उसकी कसौटी या फिर उसके क्राइटेरिया को इन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया है। जैसे कि मानवतावादी प्रयोजनवाद है, मानवतावादी प्रयोजनवाद को विलियम जेम्स और शिलर ने दिया था। उनका मानना था कि उन्हीं वस्तुओं और क्रियाओं को हम सत्य बोल सकते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। मानवतावादी आ रहा है ना यहाँ पर, जो मानव के लिए उपयोगी हों। लेकिन मानव कैसा है? हमेशा परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से उसकी जो वस्तुएं और क्रियाएं हैं जो उसके लिए उपयोगी हैं, वो भी परिवर्तनशील हैं। मतलब आज अगर कोई वस्तु मानव के लिए उपयोगी है या उसका व्यवहारिक महत्व है, तो हो सकता है अगले ही पल वो चीज़ें मानव के लिए उपयोगी ना हो। तो जिस प्रकार से मनुष्य परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से उसकी उपयोगिता भी परिवर्तनशील है। इसलिए हम किसी भी एक वस्तु या क्रिया को सत्य नहीं मान सकते। सत्य कैसा है? परिवर्तनशील है और बनने की अवस्था में है, निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। इनके अनुसार वही चीज़ सत्य है जो प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे, जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर सकें, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने सत्य बताया है। इसका समर्थन किसने किया है? जॉन डीवी ने किया है। इसके बाद आती है नाम रूपी प्रयोजनवाद। इनका मानना है कि जिन चीज़ों को हम अनुभव करके सिद्ध कर सकते हैं, जिनका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं अपने अनुभवों के द्वारा, वही चीज़ें क्या हैं? सत्य हैं। तो इसका भी समर्थन किसने किया? जॉन डीवी ने ही इसका समर्थन किया। नेक्स्ट है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। इनका मानना है कि मनुष्य एक जैविक प्राणी है और जो वस्तुएं या क्रियाएं मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वही वस्तु या क्रियाएं सत्य होती हैं। ऐसा मानना है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद का। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। मतलब कि प्रयोजनवाद के ज्ञान के संबंध में क्या विचार हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा किसके सबसे ज़्यादा निकट है? आदर्शवाद के निकट है, क्योंकि आदर्शवाद में ज्ञान को, आदर्शों को और मूल्यों को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रयोजनवाद में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। इसीलिए हम प्रयोजनवाद को क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा का दर्शन बोलते हैं। जबकि आदर्शवाद भी कैसा है? ज्ञान मीमांसा का ही दर्शन है। और प्रकृतिवाद कैसा है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे कि प्रकृतिवाद को तत्व मीमांसा का दर्शन कहा जाता है, या फिर ज्ञान मीमांसा का, या मूल्य मीमांसा का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार, ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान कौन सा है? जो अनुभवजन्य है, जिसे हम अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं। और ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? सामाजिक क्रियाओं को इन्होंने ज्ञान का स्रोत माना है, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमारे ज्ञान का आधार हैं। ज्ञान के नियंत्रक हैं मस्तिष्क और बुद्धि। तो ये सारी बातें कही गई हैं प्रयोजनवाद के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोजनवाद की मूल्य मीमांसा, यानी कि मूल्य कौन कौन से सत्य हैं वो यहाँ पर बताया गया है। प्रयोजनवादियों का पूर्व निर्धारित सत्य, आदर्श और मूल्य में विश्वास नहीं है। जैसे इन्होंने पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं माना था, उसी प्रकार से ये पूर्व निर्धारित आदर्श और मूल्य में भी विश्वास नहीं रखते। इसलिए ये मनुष्य के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाते। अभी हमने बात की थी कि मनुष्य कैसा प्राणी है? परिवर्तनशील है, तो उसकी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं, उपयोगिता बदलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं बताया है, चाहे वो तत्व मीमांसा
मीमांसा हो, मूल्य मीमांसा हो या फिर ज्ञान मीमांसा हो, सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं मनुष्य के समान ही। इसलिए हम किसी एक चीज़ को सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि मनुष्य का जीवन निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ये बच्चे में सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं। कैसी सामाजिक कुशलता? ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद को आप जब भी पढ़ें तो आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है उपयोगिता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, सामाजिक कुशलता, समाज, इन सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है। और वस्तुओं या क्रियाओं की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, उपयोगिता है, यूज़फुलनेस है, उसको ध्यान रखना है। सामाजिक कुशलता से यहाँ पर इनका क्या तात्पर्य है? किसको इन्होंने सामाजिक कुशलता माना है? समाज में समायोजन करना, अपनी जीविका कमाना, मानव उपयोग की वस्तु एवं क्रियाओं की खोज करना, नई नई समस्याओं का समाधान करना, ये सब क्या कहलाती हैं? सामाजिक कुशलताएं कहलाती हैं, या फिर सोशल स्किल्स हम इनको बोलते हैं। और यहाँ पर जो मानव समस्या का समाधान करता है, नई नई समस्याओं का, उसका साधन क्या होगा? वो होगा तार्किक चिंतन। और तार्किक चिंतन के अंतर्गत भी क्या? आगमन चिंतन। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि प्रयोजनवाद और शिक्षा, यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आपने प्रयोजनवाद को पढ़ लिया, अब आप बन गए हैं एक प्रयोजनवादी यानी कि प्रैग्मेटिस्ट। अब आपके अनुसार शिक्षा कैसी होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? जॉन डीवी को जाता है। सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा है? जॉन डीवी का, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में। प्रयोजनवादियों ने प्रगतिशील शिक्षा को दिया। प्रगतिशील जो परिवर्तनशील है, जिसमें निरंतर प्रगति होती रहती है, उन्नति की ओर चलती है, उसी को इन्होंने शिक्षा कहा है। शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है तथा सामाजिक पर्यावरण में चलती है। कैसे में? सामाजिक पर्यावरण में चलती है। और किसके विकास की प्रक्रिया है? मनुष्य के विकास की। जॉन डीवी ने प्रयोजनवादी शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में कोटेशंस इस तरह से पूछ ली जाती हैं और किसने ये बातें कही हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए? अगर आप प्रयोजनवादी हैं तो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य आप बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। जॉन डीवी ने इस बारे में क्या कहा है? शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और उनमें बहुत भिन्नता होती है। किसमें? मनुष्य में भी भिन्नता होती है। और अगर मनुष्य शिक्षा के उद्देश्य बना रहा है तो शिक्षा के उद्देश्य में भी भिन्नता होगी, अलग अलग होंगे, कोई निश्चित नहीं होंगे। जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता जाता है, उनके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। ठीक है, अब छोटा बच्चा होता है, नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसके लिए आप शिक्षा के अलग उद्देश्य बनाएंगे। ठीक है, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा उसके लिए अलग उद्देश्य बनाएंगे, जब वो सेकेंडरी में आएगा, जब वो हायर स्कूल में, कॉलेज में आएगा, तब आप अलग उसके उद्देश्य बनाएंगे शिक्षा के। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के? सामाजिक कुशलता का विकास करना। अब ये जितने भी उद्देश्य हैं ये सभी पर फॉलो होते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए ये उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किए हैं। सामाजिक कुशलता का विकास करना, लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा प्रदान करना बच्चे को, गतिशीलता का विकास करना, मूल्य तथा आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता, यानी कि बच्चा अपने मूल्य और आदर्श स्वयं ही निर्धारित करे, कोई और अन्य व्यक्ति उसे ना बताए, बल्कि उसमें खुद इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाए कि वो खुद ही अपने मूल्यों को, आदर्शों को निश्चित कर सके, कि उसे किस दिशा में जाना है वो खुद ही डिसाइड कर सके। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम भी प्रयोजनवाद के अनुसार कोई निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ सिद्धांत ऐसे बताए हैं जिनका प्रयोग करके एक अध्यापक अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखने हैं हमें। यहाँ पर हमें पाठ्यक्रम नहीं देखना है, सिर्फ पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत कौन से प्रयोग कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स कौन से यूज़ होंगे वो देखने हैं। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्रिया का सिद्धांत। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ भी शामिल हों, एक्टिविटीज़ कराई जाएं। अनुभव का सिद्धांत। बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाए। एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको अलग अलग ना पढ़ा करके कैसे पढ़ाया जाए, एकीकृत करके, इंटीग्रेटेड करके, एक दूसरे से संबंधित करके उन सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ाया जाए, उसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। आगे देखते हैं
तो यहाँ पर प्रयोजनवाद और उसके अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए। अगर आप एक प्रयोजनवादी अध्यापक हैं तो किन किन शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं या उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उन चीज़ों को आपको बच्चों की जो रियल लाइफ है, जो उनका जीवन है, उससे जोड़ करके उन्हें पढ़ाना है, जिससे कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बन सके। तो किन किन विधियों को फॉलो करना चाहिए एक प्रयोजनवादी अध्यापक को। प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड। बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उनका जो भी वो पढ़ते हैं, समझते हैं, वो उसमें उनके सेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा सेंसेस उनके यूज़ होंगे उतना ही अच्छा वो बच्चे सीखेंगे। और इसके अलावा योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखना, क्रियाएं करके, इसमें भी क्रिया होती है। और प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड में भी क्रियाएं बच्चे करते हैं। तो ये सब शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं प्रयोजनवाद के द्वारा। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, वो यहाँ पर देखते हैं। प्रयोजनवादी बालक को सूचनाएं देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। इनका मानना था कि जो कुछ भी ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक सूचना बनकर ना रह जाए, बल्कि उनके जीवन में उपयोगी साबित हो वो ज्ञान। ठीक है, बालक केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है, यानी कि बच्चे को प्रथम स्थान दिया है शिक्षा प्रक्रिया में। बालक शिक्षा प्रक्रिया का एक अंग है। बालक स्वयं ज्ञान की खोज करे और इस कार्य में शिक्षक सक्रिय निरीक्षक और पथ प्रदर्शक का कार्य करे। ठीक है, तो शिक्षक को क्या माना है इन्होंने, एक निरीक्षक, ऑब्जर्वेशन करने वाला और गाइड करने वाला बच्चे को। लेकिन जो ज्ञान को खोजने का काम है वो स्वयं बालक करेगा, वो खुद ही अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार हम कैसे विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। जॉन डीवी ने इस बारे में कहा है कि विद्यालय कैसा है, समाज का लघु रूप है। ये तो बहुत फेमस कोटेशन है जो आपको पता ही होगी। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जिस प्रकार से समाज में कैरेक्टर्स होते हैं, जिस प्रकार समाज की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, विद्यालय में होनी चाहिए। विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। ये भी किसने कहा है, जॉन डीवी ने। परंपरागत विद्यालयों के ये विरोधी हैं। जैसे परंपरागत चला आ रहा है, बच्चों को चीज़ें रटानी हैं, सिर्फ यही परंपरागत विद्यालयों में ध्यान दिया जाता था, लेकिन प्रयोजनवाद उसका विरोध करता है। विद्यालय बच्चों के लिए जीवित प्रयोगशाला होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करें और अपने उन चीज़ों को अपने जीवन से रिलेट कर सकें। विद्यालय को कृत्रिमता से दूर रखना चाहिए। जो भी कुछ वहाँ हो वो नेचुरली होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि प्रकृतिवाद को भी फॉलो करता है। तो बच्चे जो भी कार्य करें वो नेचुरली होने चाहिए, उनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा माना है इन्होंने प्रयोजनवादियों ने। अब इनके अनुसार अनुशासन किस प्रकार का है, कैसे अनुशासन को ये महत्व देते हैं। विद्यालय में यदि ऐसा वातावरण है जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं तो अनुशासन की समस्या तो कभी उत्पन्न होगी ही नहीं। सीधी सी बात है, अगर बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने में, समझने में, तो वो इधर उधर की चीज़ें करेंगे ही नहीं, अनुशासनहीनता फैलाएंगे ही नहीं। इन्होंने इसे क्या कहा है, स्व अनुशासन कहा है। बच्चे स्वयं ही अनुशासन में आ जाएंगे और सामाजिक अनुशासन पर बल दिया है। समाज में रह करके, समाज के द्वारा बच्चे अनुशासित होंगे। हमें उन पे अलग से अनुशासन को थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ प्रयोजनवाद और उसके अनुसार या उस पर आधारित शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।